बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स। आज का हमारा सेशन हार्वर्ड अकेडमी के प्लेटफॉर्म से जनरल फिनेंशियल रूल्स वॉल्यूम 1 के हवाले से है और आज का सेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और जो हमारी पहली टर्म है डेफिनेशंस के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये जो आपका एक स्टार्टिंग फेज़ है या स्टार्टिंग सेशन की बात करें तो इसमें जो कंसेप्ट आपने याद रखना है कि इसको परमानेंटली आपने अपने माइंड में बिठा लेना है। कई जगह पे एक कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स आती हैं बुक्स वगैरह में, तो उस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना। दो चीज़ें हैं इस डेफिनेशन के हवाले से बात कर रहे हैं। ये एक फिनेंशियल टर्म है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट, दो अलग अकाउंट हैं। फेडरल कंसोलिडेटेड फंड की बात करें तो ये एक ओवरऑल अकाउंट है जिसमें जितने भी गवर्नमेंट के डेली बेसिस पे रेवेन्यूज़, एक्सपेंडिचर्स या रैकरिंग नेचर, रैकरिंग होते हैं जो बार बार घंटे बाद डिमांड की ज़रूरत पड़ गई, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, 4 दिन बाद, मतलब उसका कोई लंबा ड्यूरेशन नहीं होता। रैकरिंग होती है, बार बार होती है, कोई पता नहीं चलता, छोटे खर्चे भी होते हैं, ज़्यादा खर्चे भी होते हैं। तो ये ऐसा अकाउंट जिसमें सारे रेवेन्यूज़ गवर्नमेंट के और डिपॉजिट्स और लोन्स और टैक्सेस की मद में जितने चीज़ें या जो पैसा आता है रेवेन्यूज़ की मद में, वो सारा का सारा चला जाता है फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में। और ये जो भी इस फंड में पैसे आते हैं उनको एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के ज़रिए से आपने इस्तेमाल करना होता है। आप ऐसे नॉर्मली इस्तेमाल में नहीं ला सकते जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होती है, या फिर एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है कि उन फंड को यूटिलाइज़ करने का तरीक़ाकार क्या है, उसकी अथॉरिटी डेलीगेट कर दी जाती है। यानी ये नहीं है कि 20 लाख की ज़रूरत पड़ी तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास होगा, बल्कि जिस मद में वो पैसे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेट्स सपोज सैलरीज एम्प्लॉयज़ की जो देनी है उसकी मद में एक एक्ट पास हो गया। वो एक्ट क्या है कि वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, यानी कि पूरी आवाम का फ़ंड है, उसमें टैक्सेस की मद में जितने रेवेन्यूज़ आते हैं तो आवाम की मर्ज़ी से ही वो इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन आवाम हर दफ़ा तो हम आवाम से नहीं जाके गवर्नमेंट पूछ सकती। उसका तरीका क्या होता है कि उनके जो इलेक्शन के ज़रिए से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं मेंबर ऑफ़ नेशनल असम्बली, वो उसके ऊपर वोटिंग करके वो आवाम की मर्ज़ी के मुताबिक उनका फ़ैसला यहाँ पे कर देते हैं कि ये जो आवाम के पैसे हैं जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं वो फ़ंड यहाँ पे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम ये वोट देते हैं और वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाता है और उसके मुताबिक फिर वो जो खर्चे हैं उनका अख्तियार मिल जाता है, जिस तभी आगे फर्दर प्रोसीजर डिफ़ाइन किया जाता है। तो ये एक रैकरिंग नेचर का होता है। जबकि जो पब्लिक अकाउंट होता है इसमें एक प्रोजेक्ट स्पेसिफिक फंड्स आते हैं जिस मकसद के लिए आए हैं, या किसी इंडिविजुअल के हैं या किसी ट्रस्ट के फ़ंड हैं या फॉरेन गवर्नमेंट ने कोई डिपॉजिट्स दिए हैं, वो यहाँ पे रखे जाते हैं और इनकी कस्टडी गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी होती है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम जहाँ पे होता है, ये दोनों फ़ंड का रुझान वहीं पे इस्तेमाल होता है, ये दोनों टर्म्स वहीं पे यूज़ होती हैं। इंडिया में भी यही टर्म इस्तेमाल होती है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड का कंसेप्ट, और दूसरा जो है वो पब्लिक अकाउंट का कंसेप्ट। तो अगर हम अगेन थोड़ा सा उसको एक प्रोफेशनल वर्डिंग में मैं आपको सॉर्ट आउट करूं तो फेडरल कंसोलिडेटेड फंड को पहले हम देख लें। सबसे पहला जो उसका पॉइंट है, द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड रेफर्स टू द प्राइमरी फंड वेयर ऑल रेवेन्यूज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट, जिसमें क्या क्या शामिल होते हैं, टैक्सेस, लोन्स, ग्रांट्स और डिपॉजिटेड। दूसरा नंबर पे जो पॉइंट होगा वो क्या है, these funds are used to meet the regular expenses of the government such as salaries of government employees, administrative expenses, debt servicing। debt servicing क्या होता है, जब आप किसी कमर्शियल बैंक से या फॉरेन गवर्नमेंट से लोन लेते हैं उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो वो जो डेट आपने लिया था उसकी सर्विस कास्ट होती है, उसको हम कहते हैं डेट सर्विसिंग। तीसरे नंबर पे आपने जो पॉइंट याद रखना है वो आ जाता है, the expenditure from the consolidated fund requires parliamentary approval and is subject to the control of the legislature।
यानी कि लेजिस्लेशन उसके मुतालिक होगी, तब जाके तरीक़ेकार उसका वज़ा होगा कि फ़ेडरल कंसोलिडेटेड फ़ंड से पैसे कैसे इस्तेमाल करने, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसके अप्रूवल कौन देगा, ऑथराइज्ड अफसर कौन सा है, किस ग्रेड का होना चाहिए, सेक्रेटरी होना चाहिए, एडिशनल सेक्रेटरी होना चाहिए, या प्रेसिडेंट उसके अप्रूवल देगा। ये सारे तरीक़ेकार उसमें वज़ा कर दिए जाते हैं। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है, इट इज़ इसेंशली द मेन ऑपरेशनल अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि मेन अकाउंट गवर्नमेंट का ये होता है जो गवर्नमेंट उसके अपनी ज़रूरत के लेन देन के मामलात जो पैसों के मुतालिक होते हैं वो हैंडल कर रही होती है, वो इसी अकाउंट से हैंडल कर रही होती है, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड अकाउंट से। सो यूज्ड फॉर डे टू डे फंक्शनिंग एंड रेकरेंट एक्सपेंसेस, जो उसको अपनी मशीनरी रन करने के लिए ज़रूरत होती है वो इसी तरीके कार के मुताबिक चलता है। अगर हम पब्लिक फ़ंड की बात करें, पब्लिक अकाउंट की बात करें, तो उस पर भी थोड़ा सा हम फोकस कर लेते हैं ताकि आपको पॉइंट्स याद रहें। नंबर 1 पे क्या है, द पब्लिक अकाउंट ऑन द अदर हैंड इज़ एन अकाउंट वेयर मनीज रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज़। क्या है मेन चीज़ है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, ठीक है जी, फॉर स्पेसिफिक पर्पज एंड नॉट फॉर द रेगुलर ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट इज केप्ट। रेगुलर जो आपकी ज़रूरियात होती हैं वो कहाँ से आप पूरी करते हैं, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से, जबकि प्रोजेक्ट स्पेसिफिक कहाँ पे आती हैं, पब्लिक अकाउंट में। दूसरा पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट है, दिस इंक्लूड मनी हेल्ड इन ट्रस्ट। अगर आपके जो मुख्तलिफ गवर्नमेंट की ट्रस्ट होती हैं उनमें जो पैसा पड़ा होता है वो भी इसी में आता है। इसके अलावा स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, ऊपर पर्पज़ की बात की थी, स्पेसिफिक पर्पज़, यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के हवाले से होते हैं, या जो गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट्स आते हैं कहाँ से आते हैं, कोई इंडिविजुअल करता है, दूसरे नंबर पे कोई ऑर्गेनाइजेशन करती है, और इसके अलावा फॉरेन गवर्नमेंट, जिस तरह चाइना वगैरह, फॉरेन गवर्नमेंट जिस तरह पाकिस्तान रोल ओवर के एक कर्ज़े ले लेता है, या सऊदीया को कहता है कि जी हमारे ख़जाने में इतना पैसा रखें, तो वो फॉरेन गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसे होते हैं वो पब्लिक अकाउंट में रखे जाते हैं। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, द मनी इन द पब्लिक अकाउंट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल बट इज़ मैनेज्ड बाय द एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। एग्जेक्टिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगी। ये लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट्री कंट्रोल में नहीं आता कि बिल आप पास करें तो उसके मुताबिक आप फिर इसको इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। चौथे नंबर पे जो पॉइंट है इसका, द गवर्नमेंट एक्ट्स एज अ कस्टोडियन ऑफ दीज फंड्स। इस जो खर्चा जो पैसे आते हैं इसमें पब्लिक अकाउंट में, इसका कस्टोडियन कौन होता है, वो फेडरल गवर्नमेंट होती है। एंड disburses them as per the specific purpose for which they were received। जिस पर्पज़ के लिए उनको हासिल किया गया है, जो प्रोजेक्ट के अगेंस्ट, स्पेसिफिक पर्पज़ के अगेंस्ट, या इंडिविजुअल ने, या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, या किसी ट्रस्ट ने जिस मकसद के लिए, जिस तरह जो कई सारे होते हैं, मतलब जो फ़ंड होते हैं, जीपी फ़ंड वगैरह, या इस तरह के जो फ़ंड इस्टेब्लिश किए जाते हैं, तो उनका भी एक स्पेसिफिक मकसद होता है, जो प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंस पैकेज वगैरह, तो उनका भी एक स्पेसिफिक पर्पज़ होता है और स्पेसिफिक प्रोजेक्ट के अगेंस्ट उनको रखा गया होता है, तो वो तभी इस्तेमाल होते हैं जब उसकी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, पहले हम ये एक दफ़ा टेक्स्ट भी पढ़ लेते हैं। सबसेक्शन 1 है ऑल द रेवेन्यूज़ रिसीव्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, ऑल लोन्स। अच्छा, जो मैंने डिफ़ाइन आपको बताते हैं चीज़ें वही हैं, लेकिन मैं सिर्फ गो थ्रू कर रहा हूँ आपके, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ें क्लियर नहीं थी, इसलिए मैंने इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद जो अल्टीमेटली आपके लिए ताकि आसान हो जाए। ऑल लोन्स रेज्ड बाय द गवर्नमेंट, वो रेवेन्यू की मद में, एंड ऑल मनीज रिसीव्ड बाय इट in repayment of any loan shall form part of a consolidated fund to be known as Federal Consolidated Fund। इसके अलावा इसका सब पार्ट है रिसीव्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट, यानी कि वो भी फेडरल गवर्नमेंट के बिहाफ पर रिसीव्ड बाय द डिपॉजिटेड विद सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर कोर्ट इस्टेब्लिश्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द फेडरेशन शैल बी क्रेडिटेड टू पब्लिक अकाउंट। चूँकि इस पर सुप्रीम कोर्ट के या इस तरह के जो भी वो आते हैं एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए होते हैं, तो वो पब्लिक अकाउंट में चले जाते हैं। नोट इंपॉर्टेंट है, द कस्टडी ऑफ द फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, द पेमेंट्स ऑफ मनी इन टू दैट फंड एंड विदड्रॉल ऑफ मनीज देयर फ्राम द कस्टडी ऑफ अदर मनीज रिसीव्ड बाय or on behalf of the federal government, their payment into and withdrawal from the public account of the federation, and all matters connected with or ancillary to the matters aforesaid shall be regulated by the act of parliament। तो जो
फेडरल कंसोलिडेटेड फंड में आएंगे वो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के, अनटिल प्रोविजन इन दैट बिहाफ इज सो मेड बाय द रूल्स मेड बाय द प्रेसिडेंट। अगर प्रोविजन कोई और बना दिए, प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिए, तो वो भी उसकी गुंजाइश होती है। इसके बाद आ जाती है जी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक इदारा है जो फाइनेंस के मामलात किसी भी गवर्नमेंट के हैंडल करता है। इसी तरह से जो पाकिस्तान के फिनेंशियल मामलात हैं या जो वो इदारे जो फ़ंड रेज़ करते हैं, फ़ंड एक्सपेंडिचर होते हैं या उनकी यूटिलाइजेशन होती है, उनके तरीक़ाकार होता है, यानी कि फ़ंड रेज़ करना और एक्सपेंड करना, इसकी जो अथॉरिटी या उसका मैनेजमेंट होती है, पैसों का कितना हिसाब किताब है, कितना आया कितना गया, कहाँ से कहाँ मैनेज करना है, तो पैसे का लेन देन जितना भी होगा वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैंडल करती है। मीन्स द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट एंड इंक्लूड द फाइनेंशियल एडवाइजर्स अटैच टू द मिनिस्ट्रीज़। ये इंपॉर्टेंट बात है। जो रेप होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के, उनको अटैच किया जाता है मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज़ में एज ए फिनेंशियल एडवाइज़र। फिनेंशियल जितने भी उस मिनिस्ट्री के अंदर फिनेंशियल मामलात होते हैं उनको हैंडल कर रहा होता है फिनेंशियल एडवाइज़र, एज एडवाइज़ करता है। और एक्चुअली वो उसकी पोस्टिंग और उसका वो सारा कुछ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से ही हैंडल हो रहा होता है, लेकिन जब वो उसको एलोकेट कर दिया जाता है तो सबॉर्डिनेट उसका होता है जिस मिनिस्ट्री या जिस सेक्रेटरी के अंडर वो काम कर रहा होता है। ये इंपॉर्टेंट एक एलिमेंट है। अच्छा जी, अटैच टू द मिनिस्ट्रीज डिवीजन्स एंड सच अदर अथॉरिटीज़ इन विच द पावर्स ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आर वेस्टेड बाय द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट ने जो पावर्स वेस्ट की हुई हैं उसके हवाले से। अच्छा, इसके बाद आ जाता है फिनेंशियल ईयर। फिनेंशियल ईयर होता है जो फाइनेंशियल मामलात को हैंडल करने के लिए एक पूरे एक टर्म के ऊपर हम स्पेसिफाई करते हैं कि जी हमने टैक्स इस साल में इतने लागू करने हैं, इतने फंड रेज करने हैं, इतने प्रोजेक्ट ये कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए एक टाइम लाइन फ्रेम मुहैया करने के लिए एक फिनेंशियल ईयर का मौजूद होना ज़रूरी है। तो पाकिस्तान में 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक का जो पीरियड है उसको फिनेंशियल ईयर कहा जाता है। मीन्स द ईयर बिगिनिंग ऑन द 1 जुलाई एंड एंडिंग ऑन द 30 जून फॉलोइंग। इसके बाद गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट से मुराद वफाकी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट है। इसके बाद अगली जो डेफिनेशन है हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट। कोई भी इदारे का सरबराह जो मुकर्रर किया जाता है GFR 210 के मुताबिक, तो उसको यानी कि SR 210 के मुताबिक जिसको डिक्लेयर किया जाता है कि वो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है, तो उसके पास अथॉरिटी आ जाती है उस डिपार्टमेंट के मामलात को हैंडल करने के लिए। और हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट के पास काफ़ी सारी अथॉरिटीज़ होती हैं और काफ़ी सारी पावर्स होती हैं, काफ़ी सारी जिम्मेदारी होती हैं जो उस पर फिर आयद हो जाती हैं, वही उसका जिम्मेदार काउंट होता है। मीन्स एनी अथॉरिटी डिक्लेयर टू बी सच विद रेफरेंस टू द रूल 210 ऑफ द सप्लीमेंट्री रूल्स इफ़ द डिक्लेरेशन इज़ मेड इन जनरल टर्म्स, यानी कि अगर डिक्लेरेशन ये जनरल टर्म में एंड नॉट विद रेफरेंस टू सर्टन स्पेसिफाइड रूल्स ओनली एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर डिक्लेयर टू बी सच एज द कम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि किसी और कम्पिटेंट अथॉरिटी को भी अगर डिक्लेयर करते हैं एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट के तौर पे काम करता है। इसके बाद आ जाता है नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर। एक होते हैं रैकरिंग एक्सपेंडिचर जो बार बार ज़रूरत होती है, छोटे मोटे खर्चे होते हैं। एक होते हैं नॉन रैकरिंग एक्सपेंडिचर कि वो खर्चे जो रिपीट कम ही होते हैं, साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद, 6 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कोई ऐसा खर्चा, कोई प्रोजेक्ट किया, तो इस हवाले से जो कभी कभार और बड़ी इसकी ज़्यादातर अमाउंट होती है, तो कभी कभार ज़रूरत पड़ने वाले खर्चे को नॉन रैकरिंग कहते हैं और ये ज़्यादा अमाउंट में नॉर्मली तौर पर होते हैं। मीन्स एक्सपेंडिचर सैंक्शनड एज अ लम्प सम चार्ज वेदर द मनी बी पेड एज अ लम्प सम और बाय इंस्टॉलमेंट। लम्प सम में भी पेमेंट हो सकती है, इंस्टॉलमेंट भी पेमेंट हो सकती है, लेकिन ये बार बार रिपीट नहीं होते। इसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट से मुराद प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। और इसके बाद आ जाता है प्राइमरी यूनिट ऑफ एप्रोप्रिएशन। इसके हवाले से ये होता है कि प्रेसिडेंट को जितने भी फिनेंशियल अख्तियारात होते हैं वो प्रेसिडेंट को ही होते हैं। जो पब्लिक का पैसा होता है वो उसकी अथॉरिटी प्रेसिडेंट के पास, लेकिन प्रेसिडेंट आगे फिर अथॉरिटी डेलीगेट कर देता है। तो उस अथॉरिटी डेलीगेटेड अथॉरिटी के हवाले से अगर उसने कुछ ख़ास अमाउंट की हद में किसी एक सेक्रेटरी को, किसी एक पर्सन को स्पेसिफाई कर दिया है, किसी एक इदारे के सरबराह को स्पेसिफाई कर दिया है कि ये फ़ंड इतनी तक हो तो आप इसकी अथराइजेशन कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं एक यूनिट मुकर्रर कर ली जाती है और उसके मुताबिक उसको अप्रोप्रिएट कर दिया जाता है कि आप इसके अप्रोप्रिएट ऑफिसर्स हैं, इसको हैंडल करें। सो मीन अ लम्प सम ऑफ मनी प्लेस्ड बाय द प्रेसिडेंट एट द डिस्पोजल ऑफ सबॉर्डिनेट अथॉरिटी बाय द मेथड प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स 5 to 10 ऑफ द बुक फाइनेंशियल पावर वाइड। आगे चल के इस पर बात होगी। फिनेंशियल पावर्स के हवाले से जो रूल्स हैं 5, 6, 7, इनमें ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई की गई हैं कि किस तरीके से पावर डेलीगेट होती हैं। आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। थोड़ी चीज़ें
ऐसे रूड सी हैं, टफ सी हैं, याद रहने वाली नहीं है, तो इसलिए हम बहुत लंबे लंबे लेक्चर नहीं बनाएंगे, थोड़ी थोड़ी चीज़ों को कवर करते जाएंगे ताकि आपको चीज़ें वो याद भी रहें, क्लैरिटी भी रहे। अल्लाह हाफ़िज़।